Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss two more DSA questions in both. One is easy level question and second is medium level question. If you are first time visiting my YouTube channel, so please subscribe the channel and see previous video regarding to TCS and QT coding exam. I prepare a playlist for TCS and QT coding questions and I provide the link of playlist in the description of that videos. So make sure to see all videos before your exam. So without further delay, let's get start the video. In so in first question, if we see that like that a supermarket maintains a pricing format for all its product. A value n is printed on each product. When the scanner reads the value n on the item, the product of all the digits in the value n is the price of the item. The task here is to design the software such that the given the code of any n product of all digits of value should be कंप्यूटर प्राइस. बेसिकली जब हमने इसकी लैंग्वेज को पढ़ा है तो लैंग्वेज को पढ़ के मुझे ये पता चल रहा है कि हमको क्या करना है कि हमें जो भी नंबर दिया जाएगा हमें उसके डिजिट का मल्टीप्लिकेशन निकालना है. कभी कभी अगर जो आपको स्टोरी ना भी समझ में आती है तो आप उसके इनपुट और आउटपुट जो टेस्ट केसेस दिए होते हैं उनको देखो. उनको देख के आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने पूछा. जैसे इसमें ही अगर जो हम इनपुट की बात कर लें तो एक नंबर दिया गया है हमको 5244. ओके, और आउटपुट आ रहा है 160. अब आउटपुट 160 कैसे आ रहा है तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी बताया गया है कि 5 × 2 × 4 × 4 यानी कि बेसिकली ये जो भी डिजिट हैं इस नंबर के उन डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किया गया है. उन डिजिट का जब मल्टीप्लिकेशन किया गया है तो हमको 160 प्राप्त होता है. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कोड करने से पहले हम इस प्रॉब्लम को ये समझते हैं कि किस तरीके से हम एक नंबर से इन डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो इसको समझाने के लिए हम आपको लेके चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड पे. ओके, लाइक हमने सपोज किया हमारा नंबर था 5, 2 और 4, 4. ओके, दिस इज हमारा एक्चुअल नंबर. ठीक है, अब हमारा टास्क ये है कि हम इस 4 को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करें. अब यहाँ पे कोई स्ट्रिंग तो है नहीं कि हम कैरेट लगा के उस नंबर को अलग कर लें. ना तो कोई हमको एरे दिया गया है कि उस नंबर को अलग कर लें. तो उस नंबर को हम अलग करने के लिए क्या कर सकते हैं. उस नंबर को अलग करने के लिए मान लो हमने यहाँ पे कोई रिमाइंडर नाम का वेरिएबल ले लिया r. ठीक है, ये रिमाइंडर नाम का वेरिएबल हो गया. अगर जो हम इस नंबर को 10 का मॉड्यूलस कर दें, इस नंबर को हम क्या कर दें 10 का मॉड्यूलस कर दें. अगर जो हम इस नंबर को 10 का मॉड्यूलस कर देंगे तो मॉड्यूलस में हमें रिमाइंडर प्राप्त होता है. आर यू क्लियर. तो हम 10 से इसका मॉड्यूलस अगर जो कर देंगे तो हमको रिमाइंडर क्या स्टोर हो रिमाइंडर में क्या स्टोर होगा. रिमाइंडर में हमारा 4 स्टोर हो जाएगा. ठीक है, मॉड्यूलस जो हमारा क्या करता है बेसिकली मॉड्यूलस जो है वो रिमाइंडर को बताता है. तो ये हमारा 4 स्टोर हो गया. ओके, अगली स्टेप में क्या कर सकते हैं हम इसी स्टेप में कर सकते हैं कि हमने एक रिजल्ट वेरिएबल ले लिया. ठीक है, एक रिजल्ट वेरिएबल ले लिया जिसमें हम क्या करेंगे जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा पहले तो रिजल्ट का मल्टीप्लाई कराएंगे. ठीक है, रिजल्ट का मल्टीप्लाई कराएंगे और मल्टीप्लाई विद रिमाइंडर. ओके, और इस तरीके से हम इसको स्टोर कर लेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने रिजल्ट की वैल्यू जो है वो 1 ले ली है. ओके, रिजल्ट की वैल्यू कितनी ले ली 1 ले ली. ठीक है, राइटिंग खुद ही ख़राब है तो उस चीज़ को आप इग्नोर करें. तो यहाँ पे जब हमारा आएगा तो रिमाइंडर में हमारा 4 स्टोर है और रिजल्ट में हमारा 1 स्टोर है. तो यानी कि 1 × 4 हो जाएगा. ओके, तो 1 × 4 इक्वल टू क्या हो गया इक्वल टू हमारा हो गया 4. अगली बार में अब ये और इसके बाद हमें नंबर को क्या कर देना है 10 से डिवाइड कर देना है. तो नंबर को हमें 10 से डिवाइड करने के लिए हम क्या कर देंगे नम, ये हमारा मान लो नम वेरिएबल है, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10. ओके, नम डिवाइड बाई 10. तो इससे डिवाइड बाई 10 से करने से क्या हो जाएगा हमारा जो नंबर वो बचेगा 524. इतना नंबर बचेगा. ठीक है, अगली बार में जब लूप चलेगा तो हमारा ये वाला 4 अलग हो जाएगा. ये वाला 4 अलग हो जाएगा तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो 4 × 4 16 हो जाएगा. फिर हमारा ये 2 अलग हो जाएगा तो 16 × 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा. फिर हमारा ये 5 हो जाएगा अलग तो 32 × 5 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा. आई थिंक आपको प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी. अब चलिए इस प्रॉब्लम को कोड करते हैं.
चलिए इस प्रॉब्लम को कोड कर लेते हैं। तो कोड करने के लिए हम यहाँ पे जो कोड लिखने वाले हैं वो जावा लैंग्वेज में लिखने वाले हैं। यदि आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई बैरियर है, लाइक आप पाइथन में कोड करते हैं, सी प्लस प्लस में कोड करते हैं या जावा स्क्रिप्ट में कोड करते हैं, तो आप हमको एक सिंपल कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। हम आपको विद इन 2 आवर्स उस लैंग्वेज में कोड प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो चलिए कोड को लिखने स्टार्ट करते हैं। तो जावा में कोड लिखने पे के लिए सबसे पहले हमको क्लास बनाना पड़ता है। क्लास का नाम हमको वही रखना पड़ता है जो हमारा फाइल का नाम होता है। तो यहाँ पे हमने फाइल का नाम फिफ्थ लिया है। फिफ्थ क्यों लिया है? क्योंकि इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं, डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे उन वीडियो को देख सकते हैं, और हमने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रखी है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल भी हैं। और फर्स्ट वीडियो में हमने TCS के कंपाइलर के इंटरफेस के बारे में भी डिस्कस किया है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये जावा का सिंटेक्स होता है। और इसके बाद स्ट्रिंग ARGS ये जावा का सिंटेक्स हो गया। और इसके बाद हम एक स्कैनर क्लास बनाते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग इनपुट इन जावा। स्कैनर SC=न्यू स्कैनर। और सिस्टम डॉट इन, आप जिस भी लैंग्वेज में कोड करते हैं आप म्यूट शेयर कर लें कि आपको उस लैंग्वेज के सारे बेसिक्स आने चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो TCS का कंपाइलर होता है वो आपको किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं देगा, यानी कि आपको जो पूरा कोड है वो खुद से ही कोड करना पड़ेगा। तो आपको उस लैंग्वेज के सारे बेसिक पता होना चाहिए। इसके बाद हमने स्कैनर क्लास बना ली जो हमारा इनपुट लेने के लिए यूज होगी। अब सबसे पहले हमें एक इंट n वेरिएबल को इनपुट लेते हैं, जो कि sc.next int हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट इज द फंक्शन विच इज रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग इंटीजर वैल्यू इन जावा। ओके, now we create a result variable which may basically store the result which is the multiplication of the digits of a number. Okay, now we start a loop which, and condition is number is greater than 0। कोड लिखने के बाद आपको मैं चला के दिखाता हूँ, फिर आपको कोड फिर दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले हमको एक रिमाइंडर वेरिएबल बनाना है, और रिमाइंडर वेरिएबल में हमको किस तरीके से स्टोर करना है, n मॉड्यूलस 10 कर लेना है। तो हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। अब हम रिजल्ट में क्या करेंगे, रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन रिमाइंडर कर देंगे। ओके, इसके बाद हमको नंबर को 10 से डिवाइड कर देना है। ओके, तो नंबर डिवाइड 10, तो ये नंबर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको सिंपल सा क्या करना है, रिजल्ट को प्रिंट करा देना है RES। ओके, तो ये हमारा कोड लिख के तैयार हो गया। हम इस कोड को रन कराते हैं। तो सबसे पहले कंपाइल करना पड़ेगा। तो कंपाइल करने की जो कमांड होती है वो जावा सी होती है, उसके बाद फाइल का नाम होता है। ठीक है, तो जावा सी फाइल का नाम हमने डाल दिया, तो ये हमारी फाइल कंपाइल हो गई। इसके बाद हम इसको रन करेंगे। तो रन करने की जो कमांड होती है वो जावा, फिर फाइल का नाम, उसके बाद फिर डॉट जावा एक्सटेंशन। ओके, तो ये हमारा रन हो गया। तो सबसे पहले n की वैल्यू हम इसी से डाल लेते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 52244। तो यहाँ पे हमने वैल्यू इंटर की 5244। आउटपुट हमारा कितना आना चाहिए, 160। तो आउटपुट हमारा 160 आ गया, यानी कि हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा। अब हम चलिए इस कोड को भी दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, राइट, आप सपोज करो आपने यहाँ पे n की वैल्यू 5244 ले ली। ठीक है, रिजल्ट में आपका 1 स्टोर है। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक हो गया कि 5244 इज ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली 0 ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या रिमाइंडर में कितना स्टोर हो जाएगा, लास्ट का डिजिट, तो 4 स्टोर हो गया। रिजल्ट में हमारा क्या स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ है, 1 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, जो कि किसके 4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम नंबर को जब डिवाइड कर देंगे तो नंबर्स डिवाइड करने के बाद कितना बचेगा, 5 to 4। अब ये कंडीशन यहाँ पे फिर से जाएगी, लूप चलेगा। तो 5 to 4 यहाँ पे आएगा। क्या 5 to 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ऑब्वियसली 0 है, तो हमारा रिमाइंडर में फिर से 4 हो जाएगा। और यहाँ पे रिजल्ट में 4 पड़ा हुआ है, तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 5 to 4 है, ये कितना रह जाएगा, 52। फिर यहाँ पे 52 आएगा। क्या 52 ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली 0, तो रिमाइंडर में हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 16 रिजल्ट में पड़ा हुआ है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे 5 आएगा एलिमेंट। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि 5 इज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली 0, तो हमारा रिमाइंडर में 5 आ जाएगा। फिर 32 का जो मल्टीप्लाई है वो रिजल्ट में पड़ा हुआ है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम आंसर कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ओके, और इसके बाद हम नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो नंबर हमारा हो जाएगा 0। फिर कंडीशन यहाँ पे चेक होगी कि 0 इज ग्रेटर देन 0, नोट कंडीशन ट्रू। ओके, तब ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप से एग्जीक्यूट कर जाएंगे और हमारा रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। आई होप ये प्रॉब्लम को आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम अपनी मीडियम प्रॉब्लम पे चलते हैं। सो दिस इज द मीडियम प्रॉब्लम। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स sorted in non-decreasing order. Okay, non-decreasing order means ascending order, and find the starting and ending position of a given target.
जो भी हमको एक टारगेट दिया जाएगा उसकी हमको स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन पता करनी है। ओके, तो इफ़ टारगेट इज़ नॉट फाउंड इन द एरे, यदि वो टारगेट है हमारा एरे में नहीं फाउंड होता है तो हमको रिटर्न करना है -1 और -1। वैसे तो देखा जाए तो ये प्रॉब्लम भी इजी लेवल की है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन जो इन्होंने इंक्लूड कर दी ना, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद विवो लॉग ऑफ एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसी लाइन की वजह से इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इजी लेवल से मीडियम लेवल की तरफ शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि आपको जो कोड लिखना है ना वो बिग ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लिखना है। वैसे तो हम अगर जो इसको कोड लिखने के लिए बिग ऑफ एन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो फिर इजी लेवल में आ जाता है, तो आपको कोड लिखना है वो बिग ऑफ लॉग एन। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम आपको डिजिटल बोर्ड पे समझाते हैं। ओके, तो इसके एलिमेंट को हम देख लेते हैं 5 7 7 8 8 10। तो इसके एलिमेंट को हम चलो यहाँ पे इंटर करते हैं। एलिमेंट थे हमारा 5, उसके बाद 7 7 8। ओके, राइटिंग थोड़ी दिक्कत है तो उसको आप 8 एंड फिर 10। ठीक है, दीज आर द आवर एलिमेंट ऑफ एरे। हमारा टास्क ये है कि हमको बिग ऑफ लॉग एन में क्या करना है, इसको स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो यदि हम इसमें जब आपको एक सॉर्टेड एरे दिया गया हो, ठीक है, और उसमें कोई भी चीज़ कोई भी एलिमेंट फाउंड करना हो इन इफिशियंट वे, तो हम बाइनरी सर्च का यूज करते हैं, क्योंकि बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ लॉग एन होती है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एरे का एलिमेंट लेफ्ट और राइट लेते हैं। ओके, लेफ्ट और राइट को ऐड करके फिर हम उसका मिड वैल्यू निकालते हैं, फिर देखते हैं मिड में इस तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पे एरे का साइज कितना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट कितना होगा, लेफ्ट हमारा होगा 0 के बराबर। ठीक है, लेफ्ट हमारा 0 का होगा, और राइट की वैल्यू हमारी कितनी होगी, ये आर ले लिया मैंने। ओके, आप राइटिंग थोड़ी दिक्कत है तो उसको इग्नोर करें। आर हमने ले लिया, तो आर की वैल्यू कितनी 1 2 3 4 5 6। ओके 6। फिर हमने एक मीडियम वेरिएबल ले लिया मिड। ठीक है, मिड में हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2। तो लेफ्ट हमारा 0 है, राइट हमारा कितना है 6, तो 6 और 0 6 हो गया, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो मिड हमारा कहाँ पे है, 3 पे। तो 0 1 2 3, तो मिड हमारा यहाँ पे पॉइंट आउट करता है, मिड हमारा यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा जो टारगेट है वो मिड के बराबर है। यदि हमारा टारगेट जो है वो मिड के बराबर होता है, ठीक है, टारगेट जो है हमारा वो मिड के बराबर होता है, तो हम मिड से पहले वाली वैल्यू चेक करेंगे क्या वो टारगेट से छोटी है या टारगेट से बड़ी है। सॉरी, बड़ी तो नहीं हो सकती क्योंकि सॉर्टेड हो रहे हैं। यदि वो टारगेट से छोटी है तो ये पता चल रहा है कि जो मिड पे वैल्यू पड़ी है वही स्टार्टिंग पोजीशन है टारगेट का। यदि जो मिड पे वैल्यू पड़ी है और जो मिड से पहले की वैल्यू दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो हमारा स्टार्टिंग नंबर टारगेट का जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी वो मिड से भी कम हो सकती है। ओके, ठीक वही अप्रोच हमको इस साइड भी लगानी है। अब यहाँ पे मेरे पास एक अच्छा सा पेन नहीं है जो मैं आपको सही तरीके से डिजिटल बोर्ड पे समझा पाऊँ, लेकिन मैं इसको अभी कोड करता हूँ ना, कोड करते ही आपको बीएस कोड में अच्छी तरीके से पूरी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो इसको चलिए सबसे पहले हम कोड कर लेते हैं। तो कोड करने के लिए कर लेते हैं, इस प्रॉब्लम को कोड करने के साथ साथ ही हम आपको प्रॉब्लम को फिर से एक्सप्लेन करेंगे जहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं 5th नाम से। ओके, उसके बाद हम जावा का सिंटेक्स लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग args, this is the basic syntax of java. Now we create a scanner class which is required for taking in input in java. Scanner is equal to new scanner system.in। तो इस तरीके से हमने इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हम एरे का साइज इनपुट करेंगे, तो इंट n इक्वल टू न्यू esc डॉट नेक्स्ट इंट। तो इस तरीके से हमने एरे का साइज इनपुट ले लिया। फिर हम एक एरे को डिक्लेयर करेंगे इंट arr इक्वल टू न्यू इंट, जो कि साइज हमारा n होने वाला है। इसके बाद हम एरे में एलिमेंट को डालेंगे, तो उसके लिए एक लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0 से आई की वैल्यू कहाँ तक चलने वाली है n तक, और आई को हम प्लस प्लस करेंगे और एरे में हमको वैल्यू डालनी है, तो ए आर ऑफ आई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू इनपुट हो जाएगी। उसके बाद हमको एक फंक्शन लिख देना सर्च इंडेक्स नाम से, क्योंकि इसी में अगर हम कोड लिखेंगे ना तो कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमको 2 बाइनरी सर्च लगाने पड़ेंगे, एक तो लास्ट के लिए और एक
इनके लिए। तो सर्च इंडेक्स में हम एरे को पास आउट करने वाले हैं। अब यहाँ पे बना लेते हैं फंक्शन पब्लिक स्टैटिक। यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड क्यों लिखा है आप कमेंट करके बताएं इस चीज़ को। सर्च इंडेक्स SER सर्च CRCH सर्च इंडेक्स। ओके पब्लिक स्टैटिक वॉइड, क्योंकि यहाँ से हम कुछ रिटर्न नहीं करने वाले हैं, सिर्फ सर्च इंडेक्स करेंगे। यहाँ पे हमको एक एरे को पैरामीटर के रूप में लेना है, तो इंट ARR इसके बाद। ठीक है, तो हमने ये फंक्शन डिक्लेयर कर लिया। अब इस फंक्शन में हमको क्या बनाना है, इस फंक्शन से ये हमको फाइंड आउट करनी है एरे की स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है, और एंडिंग पोजीशन। तो सबसे पहले हम इंट फर्स्ट, ठीक है, इंट फर्स्ट लिखेंगे, इंट FIRST। आप सिर्फ अभी कोड देखते रहे, हम फिर पूरा कोड आपको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। इंट फर्स्ट इक्वल टू फाइंड फर्स्ट, हम एक दोबारा से मेथड लिख लें, इंट फाइंड फर्स्ट। और फाइंड फर्स्ट में हम किसको पास करने वाले हैं, फाइंड फर्स्ट में हम नम्स को पास करने वाले हैं और टारगेट को। अभी हमने टारगेट को इनपुट नहीं लिया, अभी हमको टारगेट को भी इनपुट लेना है। अब इसी तरीके से हमको एक दूसरा बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा, जो कि किसके लिए लगाना पड़ेगा, इंट लास्ट के लिए लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंट लास्ट इक्वल टू फाइंड लास्ट। ओके, इसमें भी हमको किसको फाइंड आउट भेजना है, ARR को और टारगेट को। यहाँ पे भी हमारा एरे जो है ना वो ARR है। ठीक है, इसको भेजना है। उसके बाद जब ये भेजेंगे तो जो फंक्शन में जाएंगे तो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सीधे डायरेक्ट प्रिंट करा देना है यस आउट। बेसिकली एक एरे ले लेते हैं ना, एरे के रूम में हमको रिटर्न करना है, तो यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट नम्स एरे, जिसका साइज कितना होने वाला, 2, न्यू इंट 2 साइज का होने वाला। ठीक है, और इसके बाद हमको एरे को प्रिंट कर देना है। तो एरे को प्रिंट करने के लिए हम लूप भी लगा सकते हैं और डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लूप ही लगा लेते हैं। 4 इंट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ I प्लस प्लस। इसके बाद हम एरे के एलिमेंट को प्रिंट कर देते हैं, तो यस आउट। और एलिमेंट फंक्शन को हटा देंगे क्योंकि हमको नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना है ना, तो नम्स और I। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एलिमेंट पुट हो जाएगा। अब सबसे पहले हमको तो 2 फंक्शन लिखने हैं, एक तो फाइंड फर्स्ट नाम से, एक फाइंड लास्ट नाम से। ठीक है, तो फाइंड फर्स्ट नाम से फंक्शन लिखने के लिए हम फंक्शन बनाते हैं, दूसरा फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड फाइंड फर्स्ट। इसमें भी हमको किसको पास करना है, ऑब्वियसली एरे को पास करना है, और इंट नम्स नाम से ले लेते हैं और टारगेट को भी पास करना है। ओके, और इसी तरीके से हमको दूसरा फंक्शन भी बना लेना है, जिसका हमारा नाम होने वाला है फाइंड लास्ट। ठीक है, तो हमने 2 फंक्शन बना लिए, एक तो फाइंड फर्स्ट नाम से, एक तो फाइंड लास्ट नाम से। हम फाइंड फर्स्ट का कोड लिखेंगे, फिर फाइंड लास्ट का कोड लिखेंगे। दोनों कोड को लिखने के बाद आपको कोड को समझाते हैं। तो सबसे पहले हम टारगेट को इनपुट करा लेते हैं। तो टारगेट को इनपुट करने के लिए हम मेन फंक्शन में चल के एक टारगेट नाम से भी वेरिएबल ले लेते हैं, इंट टारगेट इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये हमारा टारगेट भी इनपुट हो गया, और सर्च इंडेक्स में हमको टारगेट को भी पास करना पड़ेगा, टारगेट। ओके, यहाँ पे भी हमको एक टारगेट को पैरामीटर की तरह लेना पड़ेगा, इंट टारगेट। और इस तरीके से हम यहाँ पे टारगेट को पास कर दें हैं। तो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, 50 इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द आर्गूमेंट इंट और इंट टारगेट। ओके, यहाँ पे इंट और यहाँ पे इंट। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये जो सारी एरर्स हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, व्हाट इज द रीज़न। अच्छा, यहाँ पे वॉइड दे दिया हमने, इंट और इंट। ओके, तो इस तरीके से हमको अभी फ़िलहाल में हम यहाँ पे रिटर्न 0 लिख देते हैं ताकि ये एरर बंद हो जाए ना। रिटर्न -1 ही लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अब जो एलिमेंट नहीं मिलेगा ना तो -1 को रिटर्न नहीं करना है हमको, वैसे भी रिटर्न -1। ओके, अब हम चलिए अपना बाइनरी सर्च लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड फर्स्ट के लिए बाइनरी सर्च लिख लेते हैं। तो फाइंड फर्स्ट के लिए जब हम बाइनरी सर्च लिखेंगे तो हमारा सबसे पहले हम 2 वेरिएबल लेंगे, एक तो लेफ्ट लेंगे, राइट लेंगे। ठीक है,
तो लेफ्ट हमारा क्या होने वाला है, लेफ्ट हमारा 0 होने वाला है, तो इंट लेफ्ट इक्वल टू 0। और हमारा जो राइट होने वाला है RIGHT राइट, राइट इक्वल टू हमारा क्या होगा, नम्स डॉट लेंथ -1, ठीक है, नम्स डॉट लेंथ और -1, ये हमारा राइट का हो गया। और एक वेरिएबल हमको लेना है फर्स्ट नाम से, तो हम एक फर्स्ट नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, ये FIRST फर्स्ट नाम से एक वेरिएबल ले लें जिसमें वैल्यू फिलहाल में -1 को स्टोर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट में -1 डाल लिया, राइट में नम्स डॉट लेंथ -1 डाल दिया और लेफ्ट में 0 डाल दिया, ठीक। अब हम एक वाइल लूप को लगाने वाले हैं जो कि हमारा लेफ्ट से राइट तक पूरे लूप पूरे एरिया को ट्रेवर्स करेगा। तो हम एक वाइल लूप को लगा लेते हैं, वाइल में लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक लूप चलेगा, राइट तक। हम अभी पूरा कोड आपको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, आपको बिल्कुल भी बड़ी होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अभी आप कोड को देखना है सिर्फ। अभी मैं दोबारा से पूरा कोड एक्सप्लेन करूँगा। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, एक मिड वेरिएबल लेना है, इंट मिड इक्वल टू, मिड में क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट। ओके, लेफ्ट प्लस राइट और उसको डिवाइड बाई 2 कर देना। ओके, तो ये हमारा जो मिड पॉइंट है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट निकालने के बाद हमको एक इफ़ कंडीशन डालनी, इफ़, ठीक है। इफ़ में क्या डालना है, इफ़ में हमको डालना है कि इफ़ नम्स का जो मिड है वो टारगेट के बराबर हो जाता है, नम्स मिड इक्वल टू टारगेट। ओके, अगर जो वो टारगेट के बराबर हो जाता है तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, फर्स्ट में हमको मिड डाल देना है, यानी कि फर्स्ट की जो पोजीशन होगी वो उसमें मिड का इंडेक्स डाल देना है, तो फर्स्ट इक्वल टू मिड डाल देना है। ओके, और मिड की वैल्यू को इंक्रीज करके क्या कर देना है, मिड की वैल्यू नहीं, बेसिकली राइट की वैल्यू को कर देंगे, राइट की वैल्यू को कर देना है मिड -1। अभी आपको पूरा कोड एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये तो जब करेंगे जब नम्स का मिड और टारगेट की वैल्यू बराबर आ जाती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या, एल्स इफ, ओके, एल्स इफ में हमको कंडीशन देनी है, इफ़ नम्स मिड इज लेस देन टारगेट, नम्स मिड इज लेस देन टारगेट। ओके, उस कंडीशन में हमको क्या करना है, उस कंडीशन में हमको करना है लेफ्ट की वैल्यू को मिड +1, लेफ्ट की वैल्यू को मिड +1। ओके, लेफ्ट की वैल्यू को करना है मिड +1। ओके, उसके बाद भी एक कंडीशन एल्स होगी, अभी हम सारी कंडीशन आपको डिफाइन करेंगे। उसमें हमको क्या करना है, राइट की वैल्यू को माइनस कर देना है मिड -1, तो राइट इक्वल टू मिड -1। ओके, उसके बाद हमको रिटर्न कर देना है यहाँ पे फर्स्ट को, FIRST फर्स्ट को रिटर्न कर देना, ठीक है। तो हमारा ये फाइंड फर्स्ट लिखने का कोड जो है वो पूरी तरीके से लिख गया है। अब हम फाइंड लास्ट का कोड लिखेंगे जो बिल्कुल सिमिलर इसी की तरह है, तो हम सिर्फ इसी को अभी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, फिर आपको मैं एक समझा दूंगा, आपको दोनों समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, बस यहाँ पे फ़र्क इतना करना है, यहाँ पे फर्स्ट की जगह हमको लास्ट कर देना है। ओके, और बाकी ये लेफ़्ट राइट वैसा ही रहने वाला है, और बीच में ये लेफ़्ट राइट भी वैसा होने वाला है, लेकिन इसके आगे की कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएंगी। वो कंडीशंस क्या चेंज होंगी वो देखो यहाँ पे ये यहाँ तक तो कोड सेम रहने वाला है मिड तक, ठीक है। उसके बाद अगर जो हमको इफ़ नम्स मिड टारगेट के इक्वल मिलता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, उस कंडीशन में हमको कर देना है लास्ट इक्वल टू मिड, क्या कर देना है, लास्ट इक्वल टू मिड। ओके, लास्ट इक्वल टू मिड कर देना है, और क्या करना है, लेफ्ट इक्वल टू मिड +1 कर देना है, यहाँ पे कर देना है लेफ्ट इक्वल टू मिड +1। ओके, ठीक है। दूसरी कंडीशन में अगर जो नम्स का जो मिड है वो टारगेट से छोटा है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, उस कंडीशन में हमको लेफ्ट ही इंक्रीज करना है मिड +1 से, और दूसरी कंडीशन में राइट -1, ठीक है। यहाँ पे हमको लिख देना है लास्ट। ओके, तो ये हमारा कोड लिख के तैयार हो गया। तो चलिए हम इस कोड को पहले एक बार रन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको इस कोड को समझाते हैं। ओके, तो आई होप ये हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कंपाइल जावा सी जावा सी फिफ्थ डॉट जावा। तो ये फाइल कंपाइल हो गई। उसके बाद हम फाइल को रन कराते हैं, जावा फिफ्थ डॉट जावा।
ठीक है, ये हमसे एरे का साइज़ मांग रहा है, तो एरे का साइज़ हमारा कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमने डाला। एरे के एलिमेंट है 5 7 फिर 7 फिर 8 फिर 8 फिर 10। बेसिकली इसने हमसे यहाँ पे टारगेट भी मांगेगा, एरे की वैल्यू होने से पहले ही टारगेट मांगेगा ना। यहाँ पे हमको एक मैसेज देना चाहिए था, खैर मैंने मैसेज नहीं दिया, तो चलिए हम इसको फिर से रन कराते हैं। तो सबसे पहले हमने एरे का साइज इनपुट किया 6, फिर हमारा टारगेट कितना है 8। ठीक है, अब हमको एरे के एलिमेंट इनपुट करने हैं, तो एरे के एलिमेंट हमारे क्या थे 5 7 7 8 8 और 10। उसके बाद पोजीशन हमारी क्या आ जानी चाहिए 0 0 पोजीशन यहाँ पे आ रही है। तो 0 0 पोजीशन क्यों आ रही है वो भी हमको देखना पड़ेगा। सर्च इंडेक्स में हमने लगाया है फर्स्ट और लास्ट। ओके, अच्छा ठीक है, हमने वैल्यू को तो डाला ही नहीं, हमको वैल्यू को तो भी इनपुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वैल्यू को तो इनपुट करना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी नम्स आई, वैसे यहाँ पे हम वही कोड लिख दें। ओके, यहाँ पे हमको क्या करना है सिर्फ नम्स 0 में, ठीक है, नम्स 0 में हमको क्या डाल देना फर्स्ट, नम्स 0 में हमको फर्स्ट डाल देना है, और नम्स 1 में हमको क्या डाल देना है, नम्स 1 में हमको लास्ट डाल देना है। बस इतना सा सिंपल सा काम है। आप इस कोड को दोबारा से रन करते हैं। तो सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं जावा सी 5th डॉट जावा, और जावा फाइल का नाम 5th डॉट जावा। इसके बाद एरे का साइज़, तो एरे का साइज़ हमारा कितना है, एरे का साइज़ हमारा 6 है, टारगेट हमारा 8 है, और एलिमेंट हम इंटर करने वाले हैं। तो एलिमेंट हमारे पास है 5 7 7 8 8 और 10, और हमारा देखो एक क्या आ गया 3 और 4, यहाँ पे यही आउटपुट होना चाहिए। देखो 3 और 4 आ रही है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देते हैं, इसीलिए तो आपको थोड़ा दूर दूर दिखेगा। ठीक है, अब हम अपने दूसरे इनपुट के लिए चेक करते हैं। तो दूसरे इनपुट में हमारा क्या है, दूसरे इनपुट में भी हमारा जो साइज एरे हमारा वही होने वाला है, 6 हमारा हो गया साइज, और 6 ही हमारा हो गया टारगेट। एलिमेंट हमारा 5 7 7 8 8 और 10। आउटपुट हमारा -1 आना चाहिए, तो आउटपुट हमारा -1 -7 आ गया। अब हम चलिए आपको फाइंड फर्स्ट को समझा देते हैं, तो फाइंड लास्ट आप आसानी से खुद से समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एरे आ जाएगा जो भी हम इंटर करेंगे, यहाँ पे हमारा टारगेट आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट को हमने 0 ले लिया, राइट को हमने क्या ले लिया नम्स डॉट लेंथ -1, यानी कि एरे का जो भी साइज होगा उससे -1। ओके, फर्स्ट में हमने -1 डाल दिया, यानी कि हमको टारगेट नहीं मिलता है तो हमको फर्स्ट रिटर्न करना है, जो कि फर्स्ट की वैल्यू -1। यहाँ पे लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, हमको लूप चलाना है जब तक लेफ्ट की वैल्यू राइट से कम रहेगी। अब यहाँ पे हमको मिड निकालना है, लेफ्ट प्लस राइट अपॉन 2। ठीक है, तो हमने मिड निकाल लिया। मान लो सपोज करो यहाँ पे लेफ्ट 0 प्लस राइट 6 था, तो हमारा मिड कितना आ गया 3। अब यहाँ पे चेक हो गया क्या नम्स का 3 जो है वो टारगेट के इक्वल है। अगर जो इक्वल होता है तो फर्स्ट में हमको क्या दे देना है, फर्स्ट में हमको मिड को पुट कर देना है, और राइट में मिड -1 पुट कर देना है। ओके, और एलसीएम में अगर जो नम्स जो मिड है वो लेस देन टारगेट होता है तो लेफ्ट इक्वल टू मिड +1 कर देंगे। ठीक है, यदि आपने बाइनरी सर्च एल्गोरिथम पढ़ी होगी तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। यदि आपने बाइनरी सर्च एल्गोरिथम नहीं पढ़ी है तो आप कमेंट कर दीजिए सिर्फ कि बाइनरी सर्च पे वीडियो चाहिए, कल ही वीडियो आपको बाइनरी सर्च पे मिल जाएगा, और इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा कि आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी आप सारी वीडियो देख लीजिए जो मैंने टीसीएस एनक्यूटी की बनाई हैं, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इन सारी वीडियो से। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।